हेलो बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपका कंप्लीटली एसएचएम पे बेस्ड है। एसएचएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये जो एसएचएम है, एसएचएम क्या है? इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का ही एक टाइप है, या आप ऐसे भी कह सकते हो इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये जो चैप्टर है आपका ऑसिलेशन, ये कंप्लीटली एसएचएम पे बेस्ड है। देखिए यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं आपके एसएचएम से ही रिलेटेड टॉपिक हैं। ये आपका देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पे लिखा है, ये भी आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहाँ पे भी देखो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखा है। ये फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनर्जी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लास्ट में ये सिंपल पेंडुलम का टॉपिक भी आएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर एसएचएम पे बेस्ड है। ठीक है, तो एसएचएम क्या है अभी अभी बताया था मैंने। एसएचएम क्या है? इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन है। तो हमें यहाँ पे ऑसिलेशन को समझने की अभी जरूरत है। ठीक है, फिर हमें एसएचएम के टॉपिक पे भी हम आएंगे। अब देखो ये जो ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन भी आपका क्या होता है? ऑसिलेशन है ना, यहाँ पे ऑसिलेशन इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये पीरियोडिक मोशन का ही एक टाइप होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे पीरियोडिक मोशन से कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ठीक है, देखो पीरियोडिक मोशन कोई सा भी मोशन हो जो मोशन अपने को रिपीट कर रहा हो, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट कर रहा हो, उसे आप पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। ए मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अपने को रिपीट कर रहा है, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। ठीक है, जैसे आपका रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज पीरियोडिक। हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, तो वो भी पीरियोडिक है। क्यों है पीरियोडिक? क्योंकि वो किसी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो है वो मोशन क्या होने में लगा हुआ है? रिपीट होने में लगा हुआ है। आफ्टर 1 ईयर हमारी जो अर्थ होती है उस मोशन को रिपीट करने लग जाती है। समझ लो ना, आफ्टर 1 ईयर हमारी अर्थ क्या करती है? उस मोशन को रिपीट करने लग जाती है। तो जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है ना, जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है अर्थ का, वो क्या होता है? ऑलमोस्ट 1 ईयर होता है, लगभग 1 साल ही होता है। ठीक है, तो ये मोशन भी क्या है आपका? पीरियोडिक है। कोई भी मोशन, मोशन कैसा भी हो, चाहे सर्कुलर हो चाहे सर्कुलर ना भी हो, चाहे सर्कुलर हो चाहे सर्कुलर मोशन ना भी हो, वैसे अगर वो मोशन अगर खुद को रिपीट कर रहा है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर रिपीट करने में लगा हुआ है, तो उस मोशन को आप पीरियोडिक बोलेंगे। जैसे मोशन ऑफ हैंड ऑफ ए क्लॉक इज अ पीरियोडिक मोशन। जो घड़ी की जो सुई होती है वो जो मोशन करने में लगी हुई है वो भी पीरियोडिक है, क्योंकि बच्चों वो जो सुई है वो क्या कर रही है? एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उस मोशन को रिपीट करने में लगी हुई है। ठीक है, तो मोशन भी क्या है आपका? पीरियोडिक है। रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज ए पीरियोडिक। हमारी जो अर्थ का जो पीरियड ऑफ रोटेशन है वो कितना है? 24 घंटे है, एक दिन है ना, एक दिन। ठीक है, तो एक दिन में ही तो आपका दिन और रात हो जाता है, पूरा का पूरा एक दिन में ही दिन रात होता है। तो ये जो रोटेशन ऑफ अर्थ होता है ये भी क्या है आपका? पीरियोडिक है। ठीक है, ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, जैसे ये आपका पेंडुलम है, तो ये क्या कर रहा है? यहाँ पे ये ऑसिलेशन करता है, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। ये फिक्स पॉइंट है, इसे एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसे मीन पोजीशन भी बोला जाता है। ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, तो इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है पेंडुलम? ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इसे ऑसिलेशन बोला जाता है। तो ये जो पेंडुलम का जो ऑसिलेशन होता है ना, ये भी आपका पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या होने में लगा हुआ है? रिपीट होने में लगा हुआ है। मान लो इस पेंडुलम ने इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, इसने टी टाइम लिया, तो अगेन जब इस मोशन को रिपीट करेगा तो अगेन वो टी टाइम लेगा, फिर वो इस मोशन को रिपीट करेगा तो अगेन टी टाइम लेगा। तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो इस मोशन को क्या करने में लगा हुआ है? रिपीट करने में लगा हुआ है। तो इतना आपको समझ में आ गया पीरियोडिक मोशन क्या चीज है? दैट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन के अंदर बहुत सारे मोशंस आ जाते हैं आपके। सर्कुलर मोशन भी आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी आपका पीरियोडिक मोशन के ही अंदर आता है। ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्लैनेट भी आपका पीरियोडिक मोशन के ही अंदर आता है। ऑसिलेटरी मोशन भी आपका पीरियोडिक मोशन के ही अंदर आता है। उसी तरीके से पीरियोडिक मोशन के अंदर और भी मोशंस आ सकते हैं, बहुत सारे मोशंस आ सकते हैं। जैसे जो ह्यूमन हार्ट होता है ना, वो 1 मिनट में 75 टाइम्स धड़कता है, बीट करता है। ठीक है, तो अगर हम हेल्दी पर्सन की बात करें, अगर हेल्दी पर्सन है तो हेल्दी पर्सन का जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 75 बार धड़कता है, तो वो भी पीरियोडिक है। जैसे वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फिर एक्सपेंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फिर एक्सपेंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, दिल वो एक्सपेंड कर रहा है, इस तरीके से धड़क रहा है। तो ये जो मोशन है ना, ये मोशन भी क्या है? पीरियोडिक है। वो 1 मिनट में 75 बार ही धड़क रहा है। ठीक है, अगर वो मतलब अगर वो रिलैक्स, कोई पर्सन रिलैक्स है, ठीक है, नॉर्मल है बिल्कुल, तो उसका जो ह्यूमन हार्ट होता है उसे एवरेज 75 टाइम्स ही उसे कहा जाता है कि 1 मिनट में 75 बार धड़कता है। ठीक है, वो भी एक मोशन है, और वो भी मोशन क्या है आपका? एक पीरियोडिक है, क्योंकि वो मोशन रिपीट होने में लगा हुआ है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में पीरियोडिक मोशन का एक एग्जांपल ये दे रखा है, इफ एन इंसेक्ट क्लाइम्स अप ए रैंप एंड फॉल्स डाउन एंड दिस प्रोसेस आर रिपीटेड आइडेंटिकली।
एक इंसेक्ट है, वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ क्लाइंब कर रहा है, फिर वो नीचे की तरफ लुढ़क जा रहा है, फॉल डाउन हो जा रहा है, और वो इस प्रोसेस को आइडेंटिकली रिपीट कर रहा है। मान लो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट की एक्सेस है, ये आपकी टाइम की एक्सेस है, तो यहाँ पे ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे लुढ़क जा रहा है। तो उसने मान लो ये टी टाइम लिया, फिर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे लुढ़क जा रहा है, फिर उसने अगेन टी टाइम लिया, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे लुढ़क जा रहा है, फिर उसने टी टाइम लिया। ऐसा वो जो है आइडेंटिकली रिपीटेड, मतलब रिपीटेडली उसे करने में लगा हुआ, ठीक है, और सेम रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में ऐसा करने में लगा हुआ, ठीक है। तो ये मोशन भी क्या हो जाएगा आपका, पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। तो मोशन कैसा भी हो सकता है आपका, देखो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ग्राफ ऐसे गया ऊपर की तरफ, फिर अचानक से ही नीचे की तरफ आ गया। तो जब ये इंसेक्ट जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये ग्राफ ऐसे गया, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक उसने कुछ टाइम लिया, फिर वो नीचे लुढ़कने लगा, तो उसने यहां से लेकर के यहां तक टाइम लिया, तो ये टोटल टाइम कितना हो गया, टी हो गया। फिर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे लुढ़कने लगा, तो ऊपर की तरफ जाने में यहां से लेकर के यहां तक टाइम लिया, फिर यहां से लेकर के यहां तक टाइम लिया, नीचे वो जल्दी आ गया है, ठीक है। यहां पे कम टाइम लिया नीचे लेने में आने में, लेकिन वो टोटल टाइम कितना है, टी ही है। तो ये देखो इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ भी क्या कर रहा है, रिपीट होने में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक मोशन का ही ग्राफ है। उसी तरीके से कुछ ग्राफ और भी ग्राफ एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो ये ग्राफ भी आपका पीरियोडिक मोशन का ही ग्राफ है। तो देखो ये ग्राफ भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखो यहां से लेकर के यहां तक ये टी टाइम है, फिर अगेन यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, टी टाइम है, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन के ग्राफ कुछ इस प्रकार के ही होते हैं। जैसा आपने साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ भी देखा होगा, साइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, देखो ये मिनिमम से स्टार्ट होता है, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका -1 है। साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 और -1 के अंदर अंदर क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। और कॉस की वैल्यू क्या होती है, देखो ये मैक्सिमम से स्टार्ट होती है ऐसे, ठीक है। ये भी एक पीरियोडिक मोशन है, ये साइन है, ठीक है, साइन, और ये आपका कॉस का ग्राफ है। ठीक है, और ये जो होती है यहाँ पे ये 1 है, फिर ये 0 है, फिर -1 है। कॉस का ग्राफ जो होता है मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, ये मिनिमम से स्टार्ट होता है साइन का ग्राफ, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपके पीरियोडिक ही हैं आपके। अब देखो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है द मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन इन ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। देखो जैसे यहाँ पे आपका ये यहाँ पे आपका एक रिजिड वॉल है, यहाँ पे कि स्प्रिंग के और का फिक्स हो रखा है, इसमें एक ब्लॉक कनेक्ट हो रखा है। तो इस ब्लॉक को मुझे क्या करना है, ऐसे मैंने खींचा, इतना खींचा मैंने, इसे इतना स्ट्रेच किया, यहाँ तक स्ट्रेच किया, फिर मैंने इसे छोड़ दिया। तो छोड़ने पे अगर ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन अगर कर रहा है, तो हम इस मोशन को क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। लेकिन देखो अगर यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है तो देन क्या होगा, देन तो ऐसा होगा, देखो ये जब मैं यहाँ से इसे छोड़ूंगा तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे करके थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा। लेकिन अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो देन ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या करता रहेगा, इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, जिंदगी भर ये टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे यही मान करके चलेंगे कि यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप इस ये जो सरफेस है, सरफेस को समझ लीजिए कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो देन यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो ये कंटिन्यूअसली क्या करेगा, यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन करेगा। इस स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। यही आपका ऑसिलेटरी मोशन होता है, द मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट ए फिक्स पॉइंट। इसे फिक्स पॉइंट बोलेंगे। इस फिक्स पॉइंट का अबाउट क्या कर रहा है, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ये आपका फिक्स पॉइंट है, इसे मीन पोजिशन भी बोला जाता है इस वाले पॉइंट को, ठीक है। मीन पोजिशन भी बोला जाता है इस पॉइंट को। इस पॉइंट को एक्सट्रीम पोजीशन बोला जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। उसी तरीके से पेंडुलम में भी इसे मीन पोजीशन बोला जाता है और इसे एक्सट्रीम पोजीशन बोला जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ये पेंडुलम भी क्या कर रहा है, ऑसिलेशन ही कर रहा है, ये भी आपका ऑसिलेटरी मोशन ही है, ठीक है। अबाउट ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड मीन पोजीशन इन डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में ये ऑसिलेशन होते रहना चाहिए, ठीक है। मान लो अगर ये पार्टिकल ने यहां से इधर गया, फिर इधर वापस आया, तो इसने टी टाइम लिया, तो अगेन जब ये इधर जाएगा फिर इधर वापस आएगा तो अगेन टी टाइम लेगा, फिर इधर जाएगा इधर वापस आएगा तो अगेन क्या करेगा, टी टाइम लेगा। तो ये आपका क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। जैसा आपका पेंडुलम है, पेंडुलम क्या करता है,
इधर जाता है फिर इधर जाता है फिर इधर आता है, तो वन कंप्लीट इसने ऑसिलेशन कर दिया, तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन में इसने जो भी टाइम लिया होगा, अगेन जब वन कंप्लीट ऑसिलेशन करेगा तो अगेन उतना ही टाइम लेगा। तो एक रेगुलर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या कर रहा है, इस मोशन को रिपीट करने में लगा हुआ है। द मोशन इन विच ए बॉडी टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट ए फिक्स पॉइंट। तो ऑसिलेटरी मोशन में हम क्या करेंगे, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट बॉडी क्या कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, इसी को क्या बोला जाता है, ऑसिलेटरी मोशन बोला जाता है। ठीक है, वो पेंडुलम भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल, और ये आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी हो सकता है, इसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बोला जाता है। ओके, अब देखो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, यहां पे कह रहा है एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। वैसे ये कहना सही नहीं है, पर बुक्स में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ये टॉपिक आप ऐसे मत समझिएगा कि ऑसिलेटरी मोशन जो आप पढ़ रहे हो क्लास 11th में आकर के आप कंप्लीट कर जाओगे इसे, ऐसा नहीं है। अभी आप हायर क्लासेस में भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो चलिए, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बिकॉज ऑसिलेटरी मोशन इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। आपका जो ऑसिलेटरी मोशन है ना, इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन है, इसीलिए लिखा है कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। लेकिन बच्चों आपका एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। ठीक है, आपके देखो यहाँ पे कभी कभी समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। भाई एवरी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक क्यों है, बिकॉज ऑसिलेटरी मोशन इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये पीरियोडिक मोशन का एक टाइप होता है, इसीलिए ऐसा लिखा है कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक। लेकिन बच्चों बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी, ये बात भी सही है। आपके एवरी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं हो सकते। पीरियोडिक मोशन तो बहुत सारे टाइप के होते हैं ना, सर्कुलर मोशन भी आपका पीरियोडिक है, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्लैनेट भी आपका पीरियोडिक है, टू एंड फ्रो मोशन भी आपका पीरियोडिक है। तो आप एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। एवरी ऑसिलेटरी मोशन तो आपके पीरियोडिक होते हैं, लेकिन एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। देखो सही तो लिखा है बिल्कुल, देखो यहां पे ये भी पीरियोडिक मोशन है, ये भी पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ये दोनों मोशन आपके ऑसिलेटरी नहीं है। ये पीरियोडिक तो है, लेकिन ये मोशन आपके ऑसिलेटरी नहीं है, इसीलिए लिखा है एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। ठीक है, बिकॉज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए पीरियोडिक। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो आपका पीरियोडिक होता है ना, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी, इसीलिए लिखा है एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। अब देखो यहां पे हम वाइब्रेशन में आते हैं। वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन आपका ऑसिलेटरी मोशन ही होता है, बस ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है उसे वाइब्रेशन बोला जाता है। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, इट इज अ टाइप, देखो टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन ही है ये। व्हेन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स पॉइंट हैज हाई फ्रीक्वेंसी वी कॉल इट अ वाइब्रेशन। जैसे यहाँ पे ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा था ना, तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो जाए, बहुत तेज हो जाए, ये एक मिनट मान लो एक सेकंड में इस तरीके से जो ऑसिलेशन कर रहा है ना, ऐसे ऐसे जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, अगर मान लो एक सेकंड में 250-300 बार ऐसे ऐसे कर दे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी अगर बहुत हाई है, ऐसा ऑसिलेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, हैज हाई फ्रीक्वेंसी, हम उसे क्या कहेंगे, वाइब्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाइब्रेशन बोलेंगे। जैसे आपका एग्जांपल यहां पे दे रखा है, वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपका गिटार होता है ना, आप गिटार की तार को खींचिए या फिर छोड़ दीजिए, तो वो गिटार की तार जो ऑसिलेशन करेगी ना, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है बहुत हाई होता है। वो एक ही मिनट में लगभग आप काउंट नहीं कर सकते कि एक मिनट में उसने कितने बार ऑसिलेशन किया होगा। वो 250 हो सकता है, 500 हो सकता है 700 हो सकता है, तो बहुत बार एक मिनट में ऑसिलेशन कर जाती है, तो हाई फ्रीक्वेंसी उसके पास है, तो उसे वाइब्रेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, वाइब्रेशन बोला जाएगा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट है आपका, चलिए अब स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन। ठीक, ये सॉरी एसएचएम। एसएचएम क्या चीज है, ठीक है, अब हमारा मेन टॉपिक आ गया एसएचएम। देखो एसएचएम आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन का ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, ऑसिलेटरी मोशन का ही सिंपलेस्ट फॉर्म हम लेंगे। तो देखो उसके लिए कुछ कंडीशंस लिखी हैं, इन कंडीशंस को ये फॉलो करना चाहिए, देन हम उसे एसएचएम बोलेंगे। सबसे पहले लिखा है पार्टिकल ऑसिलेट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट करना चाहिए, ठीक है, किसी स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट करना चाहिए। अब ऑसिलेट का मतलब स्विंग करना होता है। जैसे मान लो मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल इसी स्ट्रेट लाइन में क्या करना चाहिए, ऑसिलेट करना चाहिए। तो इसमें एक मीन पोजीशन भी होता है और ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन भी होता है। जैसे आपका पेंडुलम होता है ना, देखो ना, ये आपका वॉल है, ये आपका पेंडुलम है। तो पेंडुलम क्या करता है, ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है, तो ये इस तरीके से ये इसका मीन पोजीशन होता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होता है, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन में अगर पार्टिकल ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसएचएम बोलेंगे, ठीक है। अभी और भी कंडीशंस हैं इसके लिए। पार्टिकल ऑसिलेट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेट करना चाहिए। फिर दूसरा क्या लिखा है इसमें, देखो दूसरी कंडीशन क्या है। देखो एक चीज मैं बता देता हूं, एसएचएम जो है आपका, जो मैंने यहां पे आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बताया था, ये आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बताया था,
ये वाला जो ऑसिलेटरी मोशन है ना, यही आपका एसएचएम है, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। अगर ये इस एक्सट्रीम पॉइंट तक, यहाँ मैंने यहाँ तक इसे खींचा, फिर मैंने छोड़ा, अगर ये कंटिन्यूसली इस मोशन टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, हमेशा करने में लगा हुआ है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करने में लगा हुआ है इस तरीके से, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम एसएचएम बोलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका मीन पोजीशन होता है, इसे मीन पोजीशन बोला जाता है, इसे एक्सट्रीम पोजीशन बोला जाता है, ठीक है, इसे एक्सट्रीम पोजीशन बोला जाता है। अब देखिए सुनिए, यहां पे क्या है, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम ए मीन पोजीशन, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, न्यूमेरिकल में कभी भी मिस्टेक्स नहीं करोगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, इसे लाइटली ले लिया जाता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, आपका पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, उसे मीन पोजीशन से ही मेजर किया जाएगा। मतलब देखो पार्टिकल अगर यहां ये मीन पोजीशन से इस तरफ जा रहा है, मान लो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो पार्टिकल भले मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, जैसे मान लो पार्टिकल यहां पे था, पार्टिकल मान लो यहां पे था, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट आप मेजर करोगे ना, डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है इसे एक्स से डिनोट किया जाता है, तो एक्स की जो वैल्यू आने वाली है ना पार्टिकल यहां पे, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से लेकर के यहां तक, मीन पोजीशन से ही मेजर करना है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। अब पार्टिकल मान लो यहां पे पहुंच गया, तो अब अगेन आप उसके डिस्प्लेसमेंट को जो है यहां मीन पोजीशन से ही मेजर करोगे। पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, तो अगेन आप उसके डिस्प्लेसमेंट को यहां मीन पोजीशन से ही मेजर करोगे, ठीक है। तो पार्टिकल जब इस तरफ जा रहा था ना, इधर जा रहा था, इस तरफ जा रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट 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 इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो पार्टिकल जब यहां से अब इस तरफ आ रहा है, मान लो पार्टिकल अब किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, अभी तो पहले तो इधर जा रहा था, अब पार्टिकल इधर जा रहा है, अब पार्टिकल मान लो इधर जा रहा है, अब वो यहां से यहां आया, अब मान लो पार्टिकल यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो मेजर किया जाएगा ना, अगेन मीन पोजीशन से ही मेजर किया जाएगा, यहां से मीन पोजीशन से ही मेजर किया जाएगा। अब पार्टिकल थोड़ी देर के बाद यहां आ गया, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट यहीं से मेजर किया जाएगा, तो जब पार्टिकल यही मीन पोजीशन से ही मेजर करना है, तो जब इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अब देखो यहां पे अब पार्टिकल क्या कर रहा है, मान लो इस पॉइंट पे यहां पहुंचा, यहां से इसे क्रॉस कर गया, अब ऐसे आगे जा रहा है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट यही मीन पोजीशन से आपको मेजर करना है। फिर पार्टिकल यहां पे पहुंचा, फिर डिस्प्लेसमेंट यहीं से मीन पोजीशन से मेजर करना है, फिर पार्टिकल यहां पे पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट यहीं मीन पोजीशन से मेजर करना है। तो जब पार्टिकल इधर जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इज इंक्रीजिंग। अब पार्टिकल जब इस तरफ जाएगा ना, जैसे पार्टिकल यहां पे है, पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे मेजर किया जाएगा, मीन पोजीशन से ही मेजर किया जाएगा, फिर यहां पे पहुंचेगा तो फिर मीन पोजीशन से मेजर किया जाएगा, यहां पे पहुंचेगा तो ये मीन पोजीशन से ही मेजर किया जाएगा। तो यहां पे जब वो इस तरफ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग। देखो पार्टिकल जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा था, जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा था। और जब एक्सट्रीम से मीन आ रहा है, जब एक्सट्रीम से मीन आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक और चीज यहां पे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, पार्टिकल जब भी, ये देखो ये मीन पोजीशन है, जब भी पार्टिकल राइट हैंड साइड में होगा ना, इस तरफ होगा, ये राइट हैंड साइड है और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट है और ये आपकी राइट है, तो पार्टिकल जब भी राइट साइड में होगा तो डिस्प्लेसमेंट आपको पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। अब पार्टिकल जब भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको नेगेटिव लेनी है, यही रूल है, बस ये रूल मैंने बता दिया है, इसे नोट डाउन कीजिए कॉपी में, यहां पे भले साफ साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, पर इसे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब देखो बताता हूं आपको, दूसरा है यहां पे, फोर्स ऑन द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट मीन पोजीशन ऑन ए लाइन। वो ये कह रहा है कि जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, उसमें जो फोर्स लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स अ मीन पोजीशन होगी। देखो बताता हूं, जैसे मान लो ये आपका मीन पोजीशन है, अब पार्टिकल यहां पे क्या कर रहा है, ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। अब पार्टिकल कहीं पे भी हो, पार्टिकल चाहे यहां पे है, चाहे पार्टिकल का डायरेक्शन इधर है, चाहे इधर है, किधर भी हो, पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी ना, पार्टिकल मान लो यहां पे है या यहां पे कहीं पे भी है पार्टिकल, ये मीन पोजीशन है, तो लिखा क्या है, फोर्स ऑन द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट का मतलब मीन पोजीशन होता है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी ना, उसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरफ होगी।
हमेशा इस तरफ होगी। अब पार्टिकल जैसे यहाँ पे है तो इस पे फोर्स जो लग रही है इधर लग रही है, पार्टिकल यहाँ पे इस पे जो फोर्स लग रही है इधर लग रही है, पार्टिकल यहाँ पे है तो इस पे जो फोर्स है इधर लग रही है। पार्टिकल चाहे इधर जा रहा है चाहे इधर जा रहा है, किसी भी, चाहे इस डायरेक्शन में जा रहा है चाहे इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसमें फोर्स हमेशा इधर ही लगेगी। पार्टिकल चाहे इधर जा रहा है चाहे पार्टिकल इधर आ रहा है, उसमें फोर्स इधर ही लगेगी। पार्टिकल चाहे इधर जा रहा है चाहे इधर जा रहा है, उसमें फोर्स हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन ही लगेगी। ऐसे टूवर्ड्स मीन पोजीशन फोर्स लगने से क्या होता है, देखो बताता हूं। अगर पार्टिकल इस तरफ आ रहा है, उसके मोशन की डायरेक्शन ये है, अगर ऐसे इस तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, और उस पार्टिकल में फोर्स भी अगर इसी डायरेक्शन में लग रही है, तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी ना वो इंक्रीज करेगी। इतना तो आपको पता ही होगा, ये मैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर से पढ़ाते हुए आ रहा हूं कि पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन जिधर होगा, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर इधर चल रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर ही है और फोर्स का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो पार्टिकल जब इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अब पार्टिकल जब इधर जा रहा होता है ना इस तरफ, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। अब फोर्स की डायरेक्शन तो हमेशा ये रहेगी, इसका मतलब उसका मोशन इस तरफ हो रहा है, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगती है तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। पार्टिकल जब इधर आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज, पार्टिकल जब इधर जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज। अब देखो जब इस पॉइंट को क्रॉस करेगा ना, इधर को क्रॉस करेगा, तो देखो अब जब वो इधर को क्रॉस कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इधर है, मतलब उसके मोशन की डायरेक्शन इस तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। फोर्स की डायरेक्शन तो हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन रहेगी, ये फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है, ये फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इधर रहने वाली है टूवर्ड्स मीन पोजीशन, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इधर रहने वाली है टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होगी, हमेशा याद रखिए फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फोर्स ऑन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ मीन पोजीशन रहने वाली है। अब जब ये फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है ना, जब पार्टिकल इधर चल रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन इधर है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, अपोजिट है, तो वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो जब पार्टिकल इधर जाएगा ना, इस तरफ जाएगा, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। जब पार्टिकल इधर आएगा, इस तरफ आएगा, मीन पोजीशन की तरफ आएगा, जैसे यहां मीन पोजीशन की तरफ आ रहा था तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी ना, अब ये मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि पार्टिकल जब इधर आएगा तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी ये है, फोर्स की डायरेक्शन भी है, दोनों की जब सेम डायरेक्शन होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। देखो ये चीजें पहले इंपॉर्टेंट, इन चीजों को नोट कीजिए ना, तभी तो टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। अभी तो बहुत चीजें, छोटी छोटी चीजें, ये कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट के बिना अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, कभी भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा, आप न्यूमेरिकल नहीं ला पाओगे इस चैप्टर के, मतलब ही नहीं होता। कितनी भी थ्योरी पढ़ लीजिए, आप पढ़ते रहिए थ्योरी, 1 साल तक पढ़ते रहिए, आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कीजिए। अब देखो आगे क्या लिखा है यहाँ पे, देखो एक और चीज बताता हूं मैं आपको। मान लो अगर कोई पार्टिकल ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है, पार्टिकल मान लो इस डायरेक्शन में चल रहा था, पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा था। अब पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है, अब वो पार्टिकल अचानक से पलट जा रहा है, इधर पलट जा रहा है, फिर वो इधर चलने लगा, तो क्या बिना फोर्स के कोई पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या बिना फोर्स के चेंज कर सकता है? इम्पॉसिबल। ठीक है, कोई भी पार्टिकल बिना फोर्स की अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब 100% यहाँ पे फोर्स भी लग रही है। ठीक है, तो मैं बता भी चुका हूं आपको कि फोर्स किधर होती है, फोर्स किधर होती है, फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट, यानी कि मीन पोजीशन के टूवर्ड्स होती है। ठीक है, तो इस फोर्स को जो है रीस्टोरिंग फोर्स भी बोला जाता है, क्योंकि जब पार्टिकल, ये रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा इधर रहेगी, ये आपकी फोर्स है, ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन रहेगी, तो इसे रीस्टोरिंग फोर्स भी बोला जाता है। क्योंकि जब पार्टिकल जैसे मीन पोजीशन से दूर 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 जा रहा होता है ना, तो ये फोर्स इंक्रीज होने लगती है, ये फोर्स इंक्रीज होने लगती है। तो ये जो फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है। जैसे पार्टिकल यहाँ पे है ना, पार्टिकल यहाँ पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, यहां से लेकर के यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल यहां पे है तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे इंक्रीज करता रहेगा, फोर्स भी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। अब देखो मैंने यहां पे एक चीज आपको बताई थी कि जो आपका राइट हैंड साइड में जब पार्टिकल होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा ये मीन पोजीशन के राइट, इधर राइट में होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इस तरफ डिस्प्लेसमेंट आपको नेगेटिव लेना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीजर करने का एक रूल है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से मीजर करनी है। पार्टिकल भले इस तरफ जा रहा है, इधर जा रहा होगा ना, अगर इधर भी जा रहा होगा तब भी डिस्प्लेसमेंट आप मीन पोजीशन से ही मीजर करोगे। और पार्टिकल अगर इस तरफ भी आ रहा होगा तब भी आप डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ही मीजर करोगे, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव है।
और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमें इस तरफ मीजर करनी पड़ती है, मीन पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड में मीजर करनी पड़ती है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या आती है, नेगेटिव आती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इन्हें पकड़ करके रखिए। दूसरा देखो यहाँ पे क्या रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो फोर्स बच्चों, फोर्स आपका मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है। तो जब किसी पार्टिकल पे फोर्स लगता है तो पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। ठीक है, तो वो कितना एक्सेलरेट करेगा वो डिपेंड करता है फोर्स पे। तो मास तो आपका कांस्टेंट होता है, तो फाइनली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो फाइनली जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहां पे आपका के आ जाता है कांस्टेंट माइनस के इंटू एक्स। ठीक है, तो ये ही आपका फोर्स है। ये फोर्स जो है पार्टिकल पे लगते रहना चाहिए, देन आपका पार्टिकल क्या करेगा, एसएचएम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहेगा, मतलब ऑसिलेशन करता रहेगा, वो टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, अगर ये वाली फोर्स लग रही है। अब इस फोर्स का मतलब क्या है, इस फोर्स का मतलब मैं समझा देता हूं। यहाँ पे जो एफ इज, ये जो माइनस साइन आ रहा है, इस माइनस साइन का मतलब क्या है, इसे समझते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे क्या, एफ इज इक्वल टू ना माइनस के एक्स है। ठीक है, ओके। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पार्टिकल अगर राइट हैंड साइड में चाहे इस डायरेक्शन में चल रहा है चाहे इस डायरेक्शन में चल रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, यहां पे बताया था पार्टिकल, देखो अगर राइट हैंड साइड में पार्टिकल है, चाहे वो इधर चल रहा है चाहे इधर चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हम उस डिस्प्लेसमेंट को मीन पोजीशन से ही मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पार्टिकल ये है, पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, मान लो उसकी डायरेक्शन ये थी, तो जब यहाँ पे पहुंचा होगा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मीजर करेंगे, जब यहाँ से पहुंचेगा डिस्प्लेसमेंट यहीं से मीजर करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना। लेकिन जब पार्टिकल इधर चलेगा, इस तरफ चलेगा, मान लो पार्टिकल यहाँ पे, तो अब उसकी डिस्प्लेसमेंट ये होगी। अब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा, अभी भी डायरेक्शन उसकी इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ मीजर करेंगे, तो इधर आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज तो कर रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा मीन पोजीशन से ही मीजर कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, ये राइट हैंड साइड वाली को पॉजिटिव डायरेक्शन बोलेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज भी कर रही है, डिक्रीज भी कर रही है। जब वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन में आ रहा है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में डिक्रीज कर रही है। समझ में आ रहा है? तो नाउ देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होने वाली है, तो अगर मैं यहां पे वैल्यू को पॉजिटिव लिखता हूं, मान लो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई 2, और मान लो ये जो k है ना, k की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी 2, यहाँ पे नेगेटिव आ रहेगा, तो फोर्स कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो क्या था, पॉजिटिव था, लेकिन फोर्स क्या आया, नेगेटिव आया। क्यों आया फोर्स, क्योंकि फोर्स ऑलवेज क्या होता है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। मैंने आपको ये क्या बताया कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स मीन पोजीशन है भाई, टूवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो इस वाली डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, नेगेटिव बोला जाता है। नेगेटिव फोर्स क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और इस वाली डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव बोला जाता है। समझ में आ रहा है कुछ? देखिए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर में कितनी बार मैंने आपको ये बता रखा है, अगर डायरेक्शन इस तरफ है इसे पॉजिटिव बोला जाता है, डायरेक्शन इस तरफ है इसे नेगेटिव बोला जाता है। कितने बार बता रखा मैंने। तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है ना, तो ये नेगेटिव है, फोर्स आपका नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे भी तो नेगेटिव आ गया फोर्स। अब फोर्स की डायरेक्शन तो हमेशा टूवर्ड्स मीन पोजीशन रहना है, तो यहाँ पे देखो फोर्स की डायरेक्शन इधर आई है तो फोर्स पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो अगर मैं F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स करता हूँ ना, तो देखो यहाँ पे फोर्स क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए ना। अभी देखो फोर्स पॉजिटिव आ जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस किया मैंने, चलो K का वैल्यू मैंने 2 पुट कर दिया इनटू x। मान लो पार्टिकल यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया था आपका, पार्टिकल जब लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि मान लो पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट मैं यहीं से मीजर करूंगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हैंड साइड में पार्टिकल अगर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। मान लो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू -2 है, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। पॉजिटिव आ गया ना फोर्स, फोर्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, अगर ये इक्वेशन आपकी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स ये इक्वेशन है, तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज को याद रखिए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो x है, डिस्प्लेसमेंट मतलब x इज ऑलवेज मीजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से इसे मीजर किया जाता है, फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से इसे मीजर किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप पार्टिकल राइट हैंड साइड में, मीन पोजीशन से राइट हैंड साइड में है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में पार्टिकल, तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है। वैसे अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है, उसकी डायरेक्शन चाहे कुछ भी है, आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप मीन पोजीशन से आप उसे मीजर कर रहे हो। ठीक है ना,
मान लो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर पार्टिकल है, यहाँ पे कहीं पे भी है, चाहे वो इधर है चाहे वो इधर है, किसी भी डायरेक्शन में, आपने उसका डिस्प्लेसमेंट यहीं से मीजर करना है, मीन पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड में मीजर करोगे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, ठीक है। और इस तरफ होगा तो यहीं मीन पोजीशन से मीजर करना है तो पॉजिटिव आएगा डिस्प्लेसमेंट, बस यही तो याद रखना है। अब देखो यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बनाएंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए फोर्स इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा F इज इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। फोर्स की जगह में मैंने क्या लिख दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन एम, और ये एक्स हो जाएगा। देखो के क्या है, एक कांस्टेंट है, के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। अब मास भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिए, अब इसे प्रूफ भी करेंगे, बाद में प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये जो के अपॉन एम होता है ये एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू जो होती है ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होती है, ये दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फाइनली ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम भी होता है, इसे भी प्रूफ करेंगे। अभी इसे नोट डाउन कर लीजिए साइड में कहीं पे, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे हम, देखिए इस एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी। भाई डीवी बाई डी टी क्या है, एक्सेलरेशन है ना, इज इक्वल टू माइनस के बाय एम एक्स। फाइनली हम ये इसे लिख सकते हैं ऐसे डी बाई डी टी। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एक्स, ठीक है। तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पे मैंने, देखो ये के बाई एम क्या था, ओमेगा स्क्वायर था, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, अभी हम इसे प्रूफ करेंगे, पर यहाँ पे बहुत सी बुकों में इसे ओमेगा स्क्वायर भी लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें ये इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है, ये हमें एक इक्वेशन मिल जाती है। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, अब देखो ये बिल्कुल नई इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है इसे बोला जाता है, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये एसएचएम की यही तो इक्वेशन है, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों। इससे आगे इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये फिजिक्स के अंडर में नहीं आता, ये मैथ्स का पार्ट है, ये मैथ्स के अंडर में आता है। सबसे पहली बात, ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्लास 12th में जाकर के जो लास्ट का चैप्टर है ना, वहां पे आप ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सीखोगे, ठीक है। अब इससे आगे इसे मैथमेटिकली ही सॉल्व किया जाएगा, तो ये फिजिक्स के अंडर में नहीं आता, ये मैथ्स के अंडर में आता है, ठीक है। तो इससे आगे ये यही आपकी एसएचएम की इक्वेशन है। जैसे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी आपकी, कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कुछ करके होती थी, फिर आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते थे तो एक्स की 2 वैल्यू आती थी, 2 रूट आते थे उसके, ठीक है, याद आ रहा है कुछ। उसी तरीके से ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी आप इसे सॉल्व आप नहीं कर पाओगे सॉल्व, ठीक है। तो ये मैथ्स का पार्ट है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपको डायरेक्ट यही लिखना है कि दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये एसएचएम की ही आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका जो आंसर आता है जब इसे मैथमेटिकली जब इसे सॉल्व किया जाता है ना, मैथमेटिकली जब इसे सॉल्व किया जाता है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देखो हम इस x को सॉल्व करने वाले हैं ना, इस x के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे x के लिए एक रिलेशन मिलेगा। तो इसकी जो रिलेशन मिलेगा वो हमें ये मिलता है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ये रिलेशन हमें मिलेगा, ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिली। यही आपकी डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन है, यही आपकी क्या है, एसएचएम की क्या है, जनरल इक्वेशन है। अब देखो एक और चीज बताता हूं आपको, इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। x इज इक्वल टू ये भी आपकी इक्वेशन है। देखो जैसे जैसे ये फाइव क्या है, ये फाइव एंगल है, देखो साइन इसे ये जो है ना, ये क्या है, ये आपका एंगल है। तो ये वाला ये इनिशियल फेस है, ये एंगल जब बढ़ता रहेगा तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना। जैसे आपका साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। फिर एंगल बढ़ता रहेगा तो इनिशियल फेस, ठीक है। अभी बताता हूं ये इनिशियल फेस क्या होता है। देखो सबसे पहले इस साइन के अंदर जो ये वैल्यू लिखी हुई है ना, ये जो वैल्यू लिखी है इसे फेस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फेस। और इसे बोला जाता है इनिशियल फेस, इनिशियल फेस, ये आपका फेस है, ये आपका इनिशियल फेस है। देखिए बच्चों, बहुत से बच्चे इस चीज से कंफ्यूज होते हैं कि यहां पे साइन कैसे आ गया है। देखो इसे सॉल्व किया गया है तब साइन आया। देखो मैं एक और चीज बताता हूं आपको,
जो आपका जो साइन जो होता है ना, साइन का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है। उसी तरीके से जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ना, पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, अब वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। देखो जैसा आपका ये पार्टिकल था, ये उसका मीन पोजीशन था, तो पार्टिकल जब इधर इधर जा रहा था ना, इस तरफ जा रहा था, मतलब इस डायरेक्शन में जब जा रहा था पार्टिकल, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था ना। ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन होता है। लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो पार्टिकल जब यहां पे पहुंचेगा तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, जब यहां पे पहुंचेगा तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, जब यहां पे पहुंचेगा तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जब पार्टिकल लौट करके इस तरफ आएगा, मान लो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो जब यहां पे होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, जब यहां पे होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, जब यहां पे होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज भी कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में डिक्रीज भी कर रहा है। उसी तरीके से जब वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, ये डायरेक्शन है, नेगेटिव से कंफ्यूज होते हैं बहुत से बच्चे। पॉजिटिव का मतलब ये वाला डायरेक्शन, नेगेटिव का मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला डायरेक्शन। तो जब पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा तो उसका वैल्यू पॉजिटिव, उसका वैल्यू जो है ना नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज भी करेगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो है नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज भी करेगा, डिक्रीज भी करेगा। जैसे यहां पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज भी कर रहा था, डिक्रीज भी कर रहा था। उसी तरीके से जो साइन की वैल्यू होती है ना, साइन की वैल्यू भी बच्चों क्या होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज भी करती है, डिक्रीज भी करती है, और नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज भी करती है और डिक्रीज भी करती है। इसीलिए यहां पे साइन आ रखा है। देखो साइन का ग्राफ ये होता है, पता है आपको साइन का ग्राफ ये होता है। देखो साइन की जो वैल्यू होती है, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। साइन पाई बाय 2 से 90 डिग्री बोलते हैं, ये 1 होता है। साइन पाई क्या होता है, साइन पाई मतलब 180 डिग्री, ये 0 होता है। फिर साइन 3 पाई बाय 2 ये 270 डिग्री होता है, ये -1 होता है। फिर साइन 2 पाई मतलब 360 डिग्री को 2 पाई बोला जाता है, ये 0 होता है। तो देखो यहां पे वैल्यू क्या हो रही है, 0 से 1, फिर 1 से 0, 0 से -1, -1 से 0। तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में साइन की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज भी करती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में डिक्रीज भी करती है। फिर नेगेटिव डायरेक्शन में वो इंक्रीज भी करती है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में वो डिक्रीज भी करती है। फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज भी करती है, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में डिक्रीज भी कर रही है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज भी कर रही है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज भी कर रही है। देख लो ना, यहाँ इंक्रीज भी कर रही है, फिर डिक्रीज भी कर रही है, फिर यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज भी कर रही है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज भी कर रही है उसकी वैल्यू। समझ में आ रहा है। इसलिए यहां पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज भी कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। इसीलिए यहां पे ये साइन आ रखा है, ठीक है। उसी तरीके से कॉस भी आता है। कॉस में बस इतना हो जाता है, देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, कब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, कब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। पहले मैं इसे साफ साफ लिख देता हूं फॉर्मूले को। देखो फॉर्मूला था आपका x = a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, और फॉर्मूला ये भी है आपका a cos, इसे भी यूज कर सकते हो आप, a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, पार्टिकल अगर ये मीन पोजीशन है, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। पार्टिकल अगर मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो आप इस इक्वेशन को यूज कीजिए, इस वाले इक्वेशन को यूज कीजिए। अब पार्टिकल अगर आपका एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस इक्वेशन को यूज कीजिए। ये मीन है पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। पार्टिकल अगर आपको एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस वाली इक्वेशन को यूज कीजिए। अभी इसे प्रूफ भी करेंगे, मैं ऐसा ही नहीं बोल दे रहा हूं, तुक्के में नहीं बोल रहा हूं, इसे प्रूफ भी करेंगे। अभी फेजर डायग्राम से इसे प्रूफ करेंगे। पार्टिकल अगर आपका मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जा रहा है, तो आप इस इक्वेशन को यूज कीजिए। पार्टिकल अगर आपका एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो आप इस इक्वेशन को यूज कीजिए, ठीक है। अभी इसे फेजर डायग्राम से प्रूफ भी करेंगे। अभी देखिए एक और चीज बताता हूं, यहां पे मैंने एक चीज बताया था, इसे फेज बोला जाता है। ये एंगल है ना, साइन का एंगल, ये फेज है आपका। अरे इस फाई को इनिशियल फेज बोला जाता है, ये आपका इनिशियल फेज होता है, इनिशियल फेज। अब इस इनिशियल फेज है क्या चीज, थोड़ा सा इसे बता देता हूं। इसे और अच्छे से, इनिशियल फेज के बारे में और अच्छे से जो फील आएगा आपको, फेजर डायग्राम से ही आएगा, जब मैं फेजर डायग्राम का भी टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं इसी के जस्ट बाद। देखो यहां पे क्या होता है, जैसे मान लो पार्टिकल यहां पे, ठीक है।
अब देखो ये इक्वेशन के x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई है। मान लो मैंने आपसे कहा, किसी स्टूडेंट को मैंने कहा t इज इक्वल टू 1/3 सेकंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता दो। ये x क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से ही मेजर किया जाता है। ये a क्या है? a आपका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है, ये आपका मीन पोजीशन है, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का, यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, इसी को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो यहां से लेकर के यहां तक ये एम्पलीट्यूड है, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ये भी एम्पलीट्यूड है। बस ये पॉजिटिव में होती है, ये आपकी नेगेटिव में होती है। यहां पे जब पार्टिकल इधर पहुंचता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है नेगेटिव ए बोला जाता है, इसे पॉजिटिव ए बोला जाता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो ये एम्पलीट्यूड है, ये साइन है, ये ओमेगा क्या है? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा आपका 2π/t होता है। 2π/t का मतलब ये होता है कि जब वो वन कंप्लीट ऑसिलेशन कर देगा, जैसे कोई पार्टिकल इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, तो इसने वन कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो टाइम लिया होगा, इन दोनों को डिवाइड कीजिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा आपका। तो ये टी, जिस टी टाइम पे आपको, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो उस टी को यहां पे पुट कीजिए। अब ये इनिशियल फेज क्या अभी बताता हूं आपको। तो देखो, जैसे मान लो मैंने किसी स्टूडेंट को कहा कि t इज इक्वल टू 1/3 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो उसके दिमाग में सबसे पहले एक चीज आएगी कि t इज इक्वल टू 1/3 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो बता देंगे, लेकिन पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे कहां पे था? पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे कहां पे था? तो सबसे पहले यह डिसाइड करेगा कि पार्टिकल को मुझे t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे कहां पे लेना है, कि पार्टिकल ने स्टार्ट कहां से किया है। पार्टिकल तो ऐसे यहां पे ऑसिलेशन कर ही रहा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर ही रहा है, लेकिन t इज इक्वल टू 1/3 सेकंड में मुझे बताना है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो t इज इक्वल टू 0 सेकंड भी तो हमें कहीं ना कहीं पे लेना पड़ेगा। तो अगर इस मीन पोजीशन में अगर आप t इज इक्वल टू 0 सेकंड ले लेते हो और आपको t इज इक्वल टू 1/3 सेकंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है, और आपने अगर मीन पोजीशन पे t इज इक्वल टू 0 सेकंड कंसीडर किया है, अब मान लो यहां पे आकर के पार्टिकल यहां पहुंच गया, t इज इक्वल टू 1/3 सेकंड में पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट यहां पे मिलेगा आपको। तो यहां पे हमेशा याद रखना, जब आप मीन पोजीशन में t इज इक्वल टू 0 सेकंड कंसीडर कर रहे होंगे, उस वाले केस में ये जो इनिशियल फेस होता है, इनिशियल फेस हम 0 लेते हैं। क्या लेते हैं? इनिशियल फेस हम 0 लेते हैं। ठीक है, इनिशियल फेस क्या लेंगे? हम 0 लेते हैं। इसे याद रखिए, t इज इक्वल टू 0 कहां पे लेना है वो हमारे कंट्रोल में। हम t इज इक्वल टू 0 डिसाइड करेंगे कि t इज इक्वल टू 0 कहां पे लेना है। तो t इज इक्वल टू 0 अगर आप मीन पोजीशन में ले रहे हो तो आपको फाई की वैल्यू 0 लेनी है। अब देखो दूसरा बताता हूं, ये इनिशियल फेज की वैल्यू कब आएगी। जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ठीक है, अब पार्टिकल ऐसे चल रहा है, मैंने कहा t इज इक्वल टू 1/3 सेकंड में बताओ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है। t इज इक्वल टू 1/3 सेकंड में बताओ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहले आएगा कि t इज इक्वल टू 0 सेकंड में पार्टिकल कहां पे है। तो उसने मान लो पार्टिकल को यहां पे t इज इक्वल टू 0 सेकंड में ले लिया। जैसे यहां पे तो मीन पोजीशन में लिया था t इज इक्वल टू 0 सेकंड, उसने यहां पे ले लिया, उसकी मर्जी हो यहां पे भी ले सकता, उसने यहां पे ले लिया। अब यहां पे जैसे t इज इक्वल टू 1/3 सेकंड हुआ, पार्टिकल यहां पे पहुंच गया। ठीक है, तो पार्टिकल यहां आफ्टर 1/3 सेकंड पार्टिकल यहां पे पहुंचा, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट बताएगी यहां मीन पोजीशन से ही बताएगी, ये वाला डिस्प्लेसमेंट बताएगी, ये वाला नहीं बताएगी। स्टार्टिंग से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से ही मीजर होगा, हमेशा मीन पोजीशन से ही मीजर होगा, यहां से मीजर ये नहीं है डिस्प्लेसमेंट। भले उसने t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे था, t इज इक्वल टू 1/3 सेकंड में वो यहां पे उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए रूल ये है कि वो आपको मीन पोजीशन से ही मीजर करना है। ये आपका x है, तो ये t इज इक्वल टू 1/3 जब आप यहां पे पुट करोगे ना, तो ये जो x आने वाला है, जो डिस्प्लेसमेंट आने वाला है, वो यहां से लेकर के यहां तक आने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? तो अगर आप मीन पोजीशन से जब पार्टिकल आगे निकल गया था, तब अगर आप t इज इक्वल टू 0 कंसीडर कर रहे हो, तो देन आपको इनिशियल फेज कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा। जैसे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है ना, समझ में आ रहा है? अब देखो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां से मीन पोजीशन से मेजर किया जाता है। t इज इक्वल टू 1/3 सेकंड में तो उसने ये डिस्टेंस कवर की, लेकिन ये भी डिस्टेंस ली जाएगी, ये पूरे का पूरा ही डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा।
तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो है यही आपका इनिशियल फेस है, तो यहां पे इनिशियल फेस भी आएगा, यहां पे इनिशियल फेस भी आएगा, क्योंकि उस पर्सन उस स्टूडेंट ने क्या किया है, मीन पोजीशन से जब पार्टिकल आगे निकल गया था तब t इज इक्वल टू 0 लिया। तो ये आपका इनिशियल फेस है। अभी यहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इनिशियल फेस, जब मैं फेजर डायग्राम से समझाऊंगा ना तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी इतना समझिए, जब आप अगर मीन पोजीशन में ही अगर आप t इज इक्वल टू 0 ले रहे हो तो आपको इनिशियल फेस 0 ले ली, इनिशियल फेस को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तब आप इसे जस्ट x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले को, अगर आप मीन पोजीशन पे t इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हो तो। तब फाई को 0 लेना है। लेकिन अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से आगे निकल गया, यहां पे अगर आप t इज इक्वल टू 0 ले रहे हो तो देन आपका ये इनिशियल फेस माना जाएगा। इस इनिशियल फेस को भी आप कंसिडर करोगे, वो इनिशियल फेस आपको दिया रहेगा। अब वो इनिशियल फेस अभी भी एक्चुअल में आपको समझ में नहीं आया होगा। अभी मैं फेजर डायग्राम से इनिशियल फेस समझाता हूं कि है क्या चीज इनिशियल फेस। चलिए मैं फेजर डायग्राम बताता हूं आपको, फेजर डायग्राम से इसे एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे थोड़ा और। पर अभी इतना नॉलेज में रखिए कि ये a साइन ओमेगा t प्लस फाइव वाला इक्वेशन आप तब यूज करते हो जब पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा होता है। लेकिन जब पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा होता है तब आपको इस वाली इक्वेशन को यूज करना है। एक और चीज बताता हूं, देखो ये चीजें मैंने आपको क्यों बताई। आप चाहो तो सारे न्यूमेरिकल्स एकमात्र इस वाली इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो या एकमात्र इस वाली इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, नॉलेज होना चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस टॉपिक को डीप में ले गया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं थोड़ा संभल करके ही पढ़ा रहा हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, नहीं तो कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं पहले फेजर डायग्राम समझाता हूं आपको, चिंता मत कीजिए, न्यूमेरिकल सारे आपको समझ में आ जाएंगे। इस चैप्टर का थ्योरी से इतना कुछ क्लियर नहीं होता, जब तक आप इसका न्यूमेरिकल नहीं करोगे तब तक ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा। आपको न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा आपको करने पड़ेंगे। देखो फेजर डायग्राम बताता हूं मैं आपको। देखो यहां पे हम जो आपका एसएचएम होता है ना, कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ भी वो रिलेटेड होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ उसका कुछ रिलेशन होता है। देखो इसे प्रूफ करते हैं कि क्या कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, क्या उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ कुछ रिलेशन हो सकता है, बस उसी को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो यहां पे एक पार्टिकल क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, ये फेजर डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, देखो एक यहां पे मैंने डायमीटर बना रखा है। ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये क्या आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, वैसे यहां पे भी बनाई जाती है वाई एक्सिस, पहले एक ही एक्सिस से समझ लीजिए बहुत है। यहां पे ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो चल रहा है। हमें क्या करना है, ये जो पार्टिकल यहां पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन हमें इस डायमीटर पे फॉल करवाना है। इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन हमें इस डायमीटर पे फॉल कराना है। तो ये जो डायमीटर है, मान लो ये इसका सेंटर है, इसे हमने मीन पोजीशन बोल दिया, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। जैसे मैं आपको बताता था पार्टिकल क्या करता है, ये उसका मीन पोजीशन होता है, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन होता है ना। पार्टिकल यहां पे ऐसे अगर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो उसे क्या बोला जाता है, एसएचएम बोला जाता है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये एसएचएम के साथ आपस में कैसे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों एक चीज मैं बताता हूं आपको। मान लो पार्टिकल जब ऐसे चल रहा है ना, यहां से मान लो यहां से उसने चलना शुरू किया, t इज इक्वल टू 0 टाइम है यहाँ पे, यहां से उसने चलना शुरू किया। अब देखो पार्टिकल जब ऐसे 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 चलेगा, मान लो हम यहां से लाइट फॉल करवा रहे हैं, यहां से लाइट फॉल करवा रहे हैं, यहां पे मान लो मैंने एक स्क्रीन लगा रखी है, व्हाइट स्क्रीन बोर्ड लगा रखा है यहाँ पे, और यहां से ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है, इधर चल रहा है पार्टिकल, तो मैं यहां से लाइट फॉल करवा रहा हूं। तो लाइट जब फॉल करवाऊंगा तो इस पार्टिकल की शैडो यहां पे दिखाई देगी। ठीक है, तो इस पार्टिकल की शैडो यहां पे दिखाई देगी, इस पार्टिकल की शैडो यहां पे, अब जब पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा उसकी शैडो यहां पे, शैडो यहां पे, शैडो यहां पे, शैडो यहां पे, तो पार्टिकल इधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, इधर जाता हुआ दिख रहा है ना, तो उसकी शैडो इधर जा रही है। उसके बाद जब पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो उसकी शैडो यहां पे। अब जब पार्टिकल इधर को जाएगा ना, इस तरफ को जाएगा, तो अब आपको लाइट इधर से फॉल करवानी है, इधर से। तो पार्टिकल की शैडो किधर बनी, जब पार्टिकल अब इधर को जाएगा तो उसकी शैडो यहां पे बनेगी, इसकी 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 शैडो यहां पे बनेगी। तो अब ये जो शैडो है आपको इधर आती हुई दिख रही है, समझ में आ रहा है। जब इधर आया तो पार्टिकल की शैडो इधर दिखाई दी, अब इधर गया तो इधर दिखाई दी। अब लाइट हम ऐसे फॉल करवा रहे हैं ना, तो इसकी शैडो इधर दिखाई देगी, शैडो यहां पे दिखाई देगी, शैडो यहां पे, शैडो यहां पे, शैडो यहां पे, शैडो यहां पे। फिर हम लाइट इधर से भी फॉल करवा रहे हैं,
इधर से भी फॉल करवा रहे हैं ना, इधर से हम फॉल करवा रहे हैं, तो जब इधर पहुंचेगा तो लाइट इसकी शैडो यहाँ पे, इसकी शैडो यहाँ पे, इसकी शैडो यहाँ पे, इसकी शैडो यहाँ पे। तो देखो ये पार्टिकल ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन उसकी शैडो यहाँ पे क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। समझ में आ रहा है कुछ? तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपको क्या करना है, ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे फॉल करवाना है आपको। तो जैसे ये वो यहाँ पे था तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे फॉल हो रहा था, यहाँ पे था तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे फॉल हो रहा था, यहाँ पे था तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे फॉल हो रहा है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे फॉल हो रहा है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे फॉल हो रहा है, फिर यहाँ पे फॉल हो रहा है। फिर जब इधर जा रहा है, जब इधर जा रहा है ना, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे फॉल हो रहा है, फिर इधर फॉल हो रहा है, फिर प्रोजेक्शन यहाँ पे फॉल हो रहा है, फिर यहाँ पे फॉल हो रहा है, फिर यहाँ पे फॉल हो रहा है, फिर इस तरीके से फॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है पार्टिकल, एसएचएम कर रहा है। बस इसी कॉन्सेप्ट से अभी मैं आपको ये इनिशियल फेज के बारे में बताने वाला हूं, इनिशियल फेज है क्या चीज। ठीक है, अब देखो मान लो पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 टाइम पे यहां पे था, और t टाइम पे पार्टिकल यहां पे पहुंच गया। ठीक है, आफ्टर t टाइम पार्टिकल यहां पे पहुंच गया। t इज इक्वल टू 1/3 सेकंड भी हो सकता है, कंफ्यूज मत हो ना, कुछ भी हो सकता है टाइम। ठीक है, मैंने यहां पे 1/3 सेकंड ले लिया, चलो सपोज। तो ध्यान बच्चों, यहां पे क्या होगा, जैसे जब पार्टिकल यहां पे था तो इसका प्रोजेक्शन यहां पे रहा होगा, तो यहां पे पार्टिकल क्या रहा होगा, ये इसकी शैडो यहां पे क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है। तो यहां पे पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहां पे अगर मीन पोजीशन में t इज इक्वल टू 0 लोगे तो यहां पे फाई क्या लेना है, हमें 0 लेना है। फाई हमें क्या लेना है, 0 लेना है, क्योंकि फाई की वैल्यू कुछ आती ही नहीं है। देखो अभी मैं प्रूफ भी करा देता हूं, फाई की वैल्यू आएगी ही नहीं। अब देखो यहां पे क्या चीज है, अब पार्टिकल यहां आगे 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 गया तो t टाइम में यहां पहुंच गया ये। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन यहां पे फॉल करेगा, यहां पे फॉल करेगा। ठीक है, ये यहां पे इसका प्रोजेक्शन आ गया। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 से t में यहां पहुंच गया पार्टिकल, तो ये उसका मीन पोजीशन है, ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। तो ये उसने डिस्प्लेसमेंट किया यहां से लेकर के यहां तक, तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने x बोल दिया। इसी x के लिए मुझे इक्वेशन बनानी है, इसी x के लिए मुझे क्या करनी है बच्चों, इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, देखो जैसे यहां पे जैसे मान लो ये पार्टिकल का ये डायमीटर, इसे हमने a बोल दिया। ठीक है, इसे क्या बोल दिया मैंने, a बोल दिया, ये आपका a है। इसका एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का, यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ होता है उसे एम्पलीट्यूड बोला जाता है, उसे a से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहां पे मैंने बताया था, ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल जब अपने मीन पोजीशन से यहां इतनी दूर पहुंच जाता है तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे हमने a मान लिया कि वो a है। ठीक है, अब देखो पार्टिकल ने जब यहां पे t इक्वल टू 0 पे यहां पे था, जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा था यहां पे था, ये यहां पे पहुंचा, तो यहां पे उसने कुछ एंगल कवर किया होगा भाई, ये वाला एंगल कवर किया होगा ना। तो ये वाला एंगल कितना रहा होगा बच्चों, कोई बता सकता है ये वाला एंगल कितना रहा होगा? देखो जो ओमेगा होता है, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, थीटा अपॉन टी होता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। ये प्रीवियस चैप्टर के टॉपिक हैं, ये है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो अगर ये वाला एंगल आपको निकालना है तो ये पार्टिकल यहाँ पे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कर रहा था, तो इस ओमेगा को इस टी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंचने में टी टाइम लिया, तो ओमेगा इंटू टी करोगे तो ये वाला एंगल आपका निकल जाएगा। पार्टिकल यहां पे चल रहा था ना, लेकिन यहां सेंटर में बैठ करके जो इस पार्टिकल को देख रहा होगा उसे ये लग रहा होगा कि इसने कुछ एंगल कवर किया, इसने ओमेगा टी एंगल कवर किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? अब देखो मुझे इस एक्स के लिए इक्वेशन बनानी है, इस एक्स के लिए इक्वेशन बनानी है। तो पार्टिकल जब यहां पे पहुंचा था तो इसका प्रोजेक्शन यहां पे फॉलो हो रहा था, पार्टिकल जब यहां पे था तो इसका प्रोजेक्शन यहां पे था, पार्टिकल जब यहां पे पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन यहां पे था, और ये उसने इसकी जो शैडो थी वो यहां से लेकर के यहां तक इसने मूव किया। जब इस पार्टिकल ने यहां मूव किया तो इसकी शैडो यहां मूव कर रही थी, तो इसने इतना मीन पोजीशन से इतना आगे निकल गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो मीन पोजीशन से ही मेजर की जाती है, तो इस एक्स के लिए मुझे इक्वेशन बनानी है। तो ये अगर ओमेगा टी है तो ये भी आपका ओमेगा टी ही होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी तो आपका ओमेगा टी ही होगा। तो अब देखो यहां पे क्या करेंगे हम, देखो ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले राइट एंगल को ट्रायंगल को लूं तो ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर और बेस तो पहचानना आता होगा ना, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है। तो यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ क्या है, ए है, ये ए है, ये ए है, ये रेडियस क्या है इसका, ए है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब एक्स अपॉन ए। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहां पे थीटा कितना है, ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी आ गया। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ए साइन ओमेगा टी।
ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे इक्वेशन में क्या होता था, +5 भी होता था। लेकिन मैं आपको क्या बोलता था कि अगर आप यहाँ मीन पोजीशन में t इज इक्वल टू 0 ले रहे हो तो आपको फाई 0 लेना है। फाई क्या लेना है, 0। यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाई नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले में फाई लिख भी दूं ना तो फाई आपको 0 ही लेना है। तो यहाँ पे फिलहाल फाई नहीं आया है। आपकी इक्वेशन ये बनी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई भी लिख सकते हो। लेकिन आपको फाई के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी कि फाई यहाँ पे 0 है। फाई यहाँ पे क्या है, 0 है। तो फिलहाल आपकी इक्वेशन ये आई। अब ये अभी भी फाई समझ में नहीं आया होगा ना, तो देखो फाई इस वाले से क्लियर हो जाएगा कि ये फाई है क्या चीज। अब देखो मैंने क्या किया था, यहां पे t इज इक्वल टू 0 सेकंड लिया था, यहां पे t लिया था। अब मैं क्या करता हूं, जैसे मान लीजिए पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है। ये दूसरा केस है, इसे देखिए, दूसरा केस है। अब मैंने क्या किया, पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है ये। अब मैंने इस बार क्या किया, t इज इक्वल टू 0 सेकंड यहां पे ले लिया। t इज इक्वल टू 0 सेकंड यहां पे ले लिया। अब मुझे क्या करना है, यहां पे t टाइम में इसके लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन बनानी है, ठीक है। आफ्टर टी टाइम पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, t इज इक्वल टू 0 सेकंड में यहां पे था, आफ्टर टी टाइम पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए, जब पार्टिकल यहां पे था तो उसकी शैडो यहां पे थी, ये तो मीन पोजीशन है। जब पार्टिकल यहां पे रहा होगा तो उसकी शैडो यहां पे रही होगी। जब पार्टिकल यहां पे रहा होगा तो उसकी शैडो यहां पे रहेगी। इसका प्रोजेक्शन यहां पे फॉल कर रहा होगा, ठीक है। तो ये t इज इक्वल टू 0 है, तो यहां पे भी t इज इक्वल टू 0 ले लिया मैंने। मान लो हमने यहां पे t इज इक्वल टू 0 ले लिया, जैसे यहां पे तो यहां पे लिया था ना t इज इक्वल टू 0। अब हम t इज इक्वल टू 0 यहां पे ले रहे हैं, तो यहां पे t इज इक्वल टू 0 लिया है। तो यहां पे पार्टिकल जब ये वाला, ये जो शैडो है, ये मीन पोजीशन से जब आगे निकल गई तो यहां पे हम t इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं। अब पार्टिकल यहां पे पहुंच गया तो यहां पे टी टाइम में पार्टिकल ने ये डिस्टेंस कवर कर दिया। कौन सा, ये वाला डिस्टेंस कवर कर दिया। लेकिन एक चीज बताओ, अगर मैं कहूं कि टी टाइम में, आफ्टर टी टाइम उसने ये डिस्टेंस कवर किया, लेकिन आफ्टर टी टाइम हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट कहां से बताया जाता है, यहां मीन पोजीशन से ही बताया जाता है। इस मीन पोजीशन से बताया जाता है, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज एक्स। इसी x के लिए मुझे इक्वेशन बनानी है। भले आफ्टर टी टाइम पार्टिकल का जो शैडो था, वो शैडो जो प्रोजेक्शन यहां पे फॉल होता है, उस प्रोजेक्शन ने यहां से लेकर के यहीं तक की डिस्टेंस कवर की है। लेकिन आफ्टर टी टाइम वो यहां से लेकर के यहां तक तो है, लेकिन हमें जो डिस्प्लेसमेंट बताना पड़ता है वो मीन पोजीशन से ही बताना पड़ता है। ये रूल है। भले आपने t इक्वल टू 0 यहां पे ले लिया, ठीक है। अब देखो t इक्वल टू 0 यहां पे था, t यहां पे था, तो यहां पे उसने कुछ एंगल कवर किया है। ध्यान से देखना, ये कुछ एंगल कवर किया है, ठीक है। इसे भी ज्वाइन कर देते हैं यहां पे। तो यहां पे जो ये एंगल रहा होगा, ये एंगल कितना रहा होगा बताइए भाई। ये ओमेगा एंगल ऑफ वेलोसिटी से यहां सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ओमेगा को इस टी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। इतना एंगल हमें मिल गया, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या चीज है, ये जो x है ना, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो मीन पार्टिकल तो यहां पे पहुंच गया, इसकी शैडो पहले यहां पे हमने t इक्वल टू 0 लिया, इसका प्रोजेक्शन यहां पे फॉलो हो रहा है, इसका प्रोजेक्शन यहां पे फॉलो हो रहा है, लेकिन पार्टिकल यहां पे पहुंच गया आफ्टर टी टाइम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहीं से मेजर किया जाता है। तो मुझे इस x के लिए, यहां से लेकर के यहां तक x से इस x के लिए इक्वेशन बनानी है, तो मुझे यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया, तो ये वाला एंगल मुझे चाहिए। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये वाला भी होगा। तो ये जो एंगल होगा, ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा, वही एंगल ये होगा। तो यहां पे ओमेगा टी तो मेरे पास है, पर ये वाला एंगल नहीं है। इसी एंगल को हम इनिशियल फेज बोलेंगे, इसी एंगल को हम इनिशियल फेज बोलेंगे। तो यहां पे का ये वाला जो एंगल है, ये इसी के बराबर होगा, तो यही होगा आपका ओमेगा टी प्लस फाई। समझ में आ रहा। तो जब हम पार्टिकल जो है ना मीन पोजीशन से जब आगे निकल जाएगा, और यहां पे अगर आप t इज इक्वल टू 0 ले रहे हो, यहां पे अगर आप t इज इक्वल टू 0 ले रहे हो, यहां पे अगर आप t इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर रहे हो, तो देन आपका कुछ ना कुछ इनिशियल फेस होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, इनिशियल फेस होगा। अगर आप मीन पोजीशन पे ही t इक्वल टू 0 लेते हो, जैसे यहां पे, तो यहां पे इनिशियल फेस की वैल्यू 0 ही आएगी। लेकिन यहां पे इनिशियल फेस आया, लेकिन जब मीन पोजीशन से आगे पार्टिकल निकल जाता है, यहां पे अगर आप t इक्वल टू 0 लेते हो, तो तब आपका इनिशियल फेस कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो यहां पे ओमेगा टी प्लस फाई आ गया। तो अब मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये तो आपका बेस है, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपकी ए है, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है, यहां से लेकर के यहां तक ये एम्पलीट्यूड है, तो ये भी आपका एम्पलीट्यूड ही होगा, यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ। तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन, और ये वाला एंगल ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई।
तो यहाँ पे क्या चीज प्रूफ हुई, यहाँ पे ये चीज प्रूफ हुई कि पार्टिकल जब मीन पोजीशन से थोड़ा सा आगे होगा, कहीं पे भी होगा, मतलब इस तरफ जा रहा है, जब वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो ये साइन वाली ही इक्वेशन, इसी वाली इक्वेशन को आपको यूज करना है। बस अगर आपने यहाँ पे मीन पोजीशन से जब आगे निकल के यहाँ पे अगर टी इज इक्वल टू 0 ले रखा है, तो उसका कुछ ना कुछ इनिशियल फेस भी होगा, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे, अब दूसरा है, अब देखो कॉस, ये कॉस क्या है, कॉस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जब पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रहा है, ठीक है। देखो यहां पे देखिए, जैसे मान लो पार्टिकल आपका, मान लो जैसे पार्टिकल आपका यहां पे है, ठीक है, ये t इज इक्वल टू 0 है, और थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, आफ्टर टी टाइम पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, ठीक है। तो देखो पार्टिकल का, इसका जो, जब पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा तो उसका सेट उसका जो प्रोजेक्शन होगा यहां पे फॉल करेगा, ठीक है। ये तो ये जो शैडो है इसका, पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वो इधर मूव कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में। यहां पे तो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन उसका प्रोजेक्शन इस तरफ आगे बढ़ रहा होगा। ये टी इक्वल टू 0 यहां पे था, ये टी है, ठीक है, और ये उसका मेन पोजीशन है। अब पार्टिकल इस तरफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है इस तरफ, तो पार्टिकल तो इस तरफ आ रहा है, आफ्टर टी टाइम यहां पे पहुंच गया, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इधर ही मीजर होगा, इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से ही मीजर होगा। तो इस एक्स के लिए ही, मान लो यहां से लेकर के यहां तक ये एक्स है, इसी के लिए मुझे इक्वेशन बनानी है। क्या करनी है मुझे? इसी के लिए इक्वेशन बनानी है। अब देखिए पार्टिकल जैसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से यहां घूमने में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये टी इक्वल टू 0 पे यहां पे था, टी टाइम पे यहां पे आ गया था, ओमेगा इंटू टी करोगे तो एंगल का पता चल जाएगा भाई, ये एंगल पता चल जाएगा ना। ये पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो उसने ये जो एंगल कवर किया ना, ये जो एंगल कवर किया, दिस इज ओमेगा टी। ओमेगा को इंटू टी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये एंगल जो उसने कवर किया है, यहां पे सेंटर से जब आप इस एंगल को देखोगे तो ये एंगल आपको ओमेगा इंटू टी बनेगा, ठीक है, ये एंगल, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको? अब देखो मुझे तो पार्टिकल जैसे इसका जो प्रोजेक्शन था वो इस तरफ आगे बढ़ रहा था, आफ्टर टी टाइम यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा मीन पोजीशन से ही मीजर होता है। तो इस एक्स के लिए मुझे इक्वेशन बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया मैंने, दिस वन। भाई राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना। अब देखो ये तो आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या है, बेस है, और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, और यहां से लेकर के यहां तक इसे एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ए बोलेंगे, ठीक है। ये आपका ए है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये भी आपका क्या है, ए है। यहां से लेकर के यहां तक ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मीन पोजीशन, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो ये आपका ये रेडियस है, मतलब इस सर्कल का, इसे हमने ए बोल रखा है, एम्पलीट्यूड। तो देखो यहां पे मुझे इस एक्स के लिए इक्वेशन बनानी है, तो ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस बार परपेंडिकुलर ये होगा, ये आपका बेस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल ये भी है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी है। तो 90 डिग्री के सामने जो एंगल होता है, इस वाली साइड को बेस बोला जाता है, और इस वाली को परपेंडिकुलर बोला जाता है, ओके। तो इस बार आपका ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एक्स अपॉन ए, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा आपका, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ए कॉस ओमेगा टी। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ए कॉस ओमेगा टी। यहां पे भी आपका इनिशियल फेस नहीं आया है, तो यहां पे पार्टिकल क्या था, देखो यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन में था टी इज इक्वल टू 0 पे, और आफ्टर टी टाइम पार्टिकल यहां पे पहुंचा, तो पार्टिकल जो है ना एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा यहीं से मीजर किया जाएगा, इस एक्स के यहां से लेकर के यहां तक ही उसका डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। इस एक्स के लिए ही मैं इक्वेशन बना रहा हूं, तो ये मैंने इक्वेशन बनाई, इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने कंप्लीट किया, तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आपका आया। तो यहां पे आपका कोई भी इनिशियल फेस नहीं आ रहा है। तो पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन से चल रहा है, पार्टिकल अगर आपका एक्सट्रीम पोजीशन से चल रहा है, एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है, एक्सट्रीम से अगर मीन की तरफ आ रहा है, यहां पे अगर एक्सट्रीम पोजीशन में अगर आप t इज इक्वल टू 0 ले रहे हो, तो फाई आपको क्या लेना है, 0 लेना है। फाई आपको क्या लेना है, 0 लेना है। जैसे यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, यहां पे अगर आपने t इज इक्वल टू 0 ले रखा है, तो आपकी जो इक्वेशन है ना, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इस फाई को 0 लेना है, तो आप डायरेक्ट a साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हो। लेकिन अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जा रहा है, यहां बीच में कहीं पे आपने t इज इक्वल टू 0 ले लिया है, तो वहां पे आपको इनिशियल फेस भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रहा है, तो यहां पे अगर आपने एक्सट्रीम पोजीशन में ही t इज इक्वल टू 0 ले रखा है, तो यहां पे आपको फाई कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, फाई आप 0 ही ले सकते हो। मान लो अगर इस फॉर्मूले में आप प्लस फाई लिख भी देते हो, तो फाई आपको 0 लेना है, ठीक है। अब देखो फाई कैसे करके आएगा, अब देखो जैसे मान लो ये आपका मीन पोजीशन है, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, पार्टिकल यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे था, थोड़ी देर के बाद यहां पे t टाइम पे यहां पहुंच गया, ठीक है। तो देखो यहां पे t इज इक्वल टू 0 पता, इसका प्रोजेक्शन यहां पे फॉल करेगा, ये आपका t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसका प्रोजेक्शन
इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे फॉल करेगा, यहाँ पे टी टाइम में यहाँ पहुंच गया, तो इसका प्रोजेक्शन इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था और टी टाइम पे यहाँ पे था, तो इस बार वो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, ये प्रोजेक्शन जो यहाँ पे फॉल हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 नहीं ले रखा हमने, यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 ले रखा, यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 है तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 है और टी टाइम पे वो यहाँ पहुंच गया, तो जब टी टाइम पे यहाँ पे पहुंचेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये मीजर होगा, ये है उसका डिस्प्लेसमेंट, तो हमेशा मीन पोजीशन से ही मीजर होता है, तो इसके लिए हमें इक्वेशन बनानी है, समझ में आ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, तो t इज इक्वल टू 0 पे वो यहाँ पे था और t टाइम पे वो यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे उसने कुछ एंगल कवर किया होगा, मान लो ये ओमेगा एंगल और वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये ओमेगा को इस t के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एंगल हमें मिल गया ओमेगा इंटू टी, समझ में आ रहा है, ये एंगल हमें क्या मिल गया, ओमेगा इंटू टी। मुझे इस x के लिए पार्टिकल तो यहाँ पे पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। एक्सट्रीम पे हमने टी इजिकल टू 0 नहीं ले रखा, एक्सट्रीम से थोड़ा आगे निकल गया था, यहाँ पे टी इजिकल टू 0 ले रखा है, टी इजिकल टू 0 से टी टाइम पे इसने ये डिस्टेंस कवर किया, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट ये ही माना जाएगा, मीन पोजीशन से ही मीजर होता है। इस एक्स के लिए ही मुझे इक्वेशन बनानी है, तो मुझे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करना पड़ेगा, बस मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अगर मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया है तो मुझे ये पूरा एंगल चाहिए होगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल का पूरा एंगल चाहिए होगा, ये तो ओमेगा टी है, तो ये वाला एंगल भी तो चाहिए, तो इसी को हम फाई बोलेंगे, इसी को हम इनिशियल फेज बोलेंगे, समझ में आ रहा है। क्यों लिया गया इनिशियल फेज, क्योंकि यहां पे हमने जब ये एक्सट्रीम पोजीशन में था, यहाँ पे टी इजिकल टू 0 नहीं ले रखा, वो कुछ पार्टिकल आगे निकल गया था, उसने कुछ एंगल कवर कर दिया था, इतना एंगल वो कवर कर चुका था, तब हमने टी इजिकल टू 0 लिया है, इसीलिए यहां पे इनिशियल फेज भी आता है, ये फाई भी आता है, ठीक है। अब देखो चलो यहां पे ये तो हो गया आपका बेस, और यहां से लेकर के यहां तक इसे एम्पलीट्यूड हमने बोल दिया, मैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं, तो दिस इज आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स अपॉन ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका कॉस, और ये हो जाएगा आपका ओमेगा टी प्लस फाई। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पूरा एंगल ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। देखो ये फेजर डायग्राम से भी मैंने आपको समझा दिया, यहां पे अगर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ अगर पार्टिकल आ रहा है, अब पार्टिकल बीच में कहीं पे अगर आपने टी इज इक्वल टू 0 लिया है, तो देन फाई को भी कंसीडर किया जाएगा, फाई को भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन थी ना, हमने ये फेजर डायग्राम से भी डिराइव कर दी, देखो ये जो आपकी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई था, हमने फेजर डायग्राम से भी डिराइव कर दी ये इक्वेशन। चलिए ये जो इक्वेशंस हैं आपकी, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये भी आपकी इक्वेशन है, ये भी आपकी इक्वेशन है, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये भी आपकी इक्वेशन है, ठीक है। पार्टिकल अगर आपका मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, देखो बच्चों एक और चीज बताता हूं आपको, पार्टिकल अगर यहां से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है तो यहां प्लस आएगा, और इस तरफ अगर जा रहा है ना, एक्सट्रीम मीन से एक्सट्रीम की तरफ इस तरफ जा रहा है तो यहां नेगेटिव आएगा, बस इतना ही नॉलेज रखना है, बाकी कुछ नॉलेज नहीं रखना, ठीक है। अब देखो चलो ये एक इक्वेशन हमारी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और ये भी है आपकी इक्वेशन ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अभी मैंने फिलहाल आपको देखो जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी ना, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, एक्चुअल में ये साइन एंड कॉस, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी अभी क्लास 11 में मैथ्स नहीं होगी, तो उन्हें साइन एंड कॉस का इतना नॉलेज नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं। वैसे आपके सारे क्वेश्चंस आपके जो है ना एकमात्र इस इक्वेशन से भी सॉल्व हो जाते हैं, इस इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या सारे क्वेश्चंस इस इक्वेशन से भी सॉल्व हो जाते हैं, इस इक्वेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए नॉलेज होना चाहिए, इस चैप्टर का बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल आपका एनसीईआरटी में इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं, उसी टाइप से मैं आपको यहाँ पे कवर भी करवा रहा हूँ ये टॉपिक, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जैसे ये मैंने ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है आपकी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है टाइम की इक्वेशन है। अब अगर मुझे वेलोसिटी या टाइम की इक्वेशन बनानी पड़े तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर इस इक्वेशन से तो आप ये पता कर सकते हो ना, अगर आपको टाइम दिया जाता है, आपको टाइम को यहाँ पे पुट करना है, एम्पलीट्यूड आपको गिवन होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, आप यहाँ टाइम पुट कीजिए, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा आपको, लेकिन हमें वेलोसिटी के लिए इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। वेलोसिटी के लिए इक्वेशन बनानी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इस एक्स को मैं डी बाई डी टी कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसे भी डी बाई डी टी कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। नाउ ये dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा, इतना तो पता ही होगा आपको, ये डिस्प्लेसमेंट है तो d बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। ये a क्या है, ये कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकालिए, देन ये हो जाएगा आपका d बाई डी टी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इतना डिफरेंशिएशन तो सभी बच्चों को आता होगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे चेन रूल लगने वाला है, तो थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट आपको लर्न भी करने पड़ेंगे, मैथ्स का ही पार्ट है।
अगर ऐसे साइन ओमेगा टी, वैसे साइन का जो डी बाई डी टी होता है, अगर जैसे यहाँ पे ना जैसे डी बाई डी टी और यहाँ पे साइन टी है मान लो, तो ये तो कॉस टी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टी तो है, यहाँ पे टी वेरिएबल तो है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा भी है, फाई भी है, ठीक है। अगर जस्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टी होता तब तो ये साइन टी की जगह में कॉस टी आ जाता। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम चेन रूल हमें लगाना पड़ता। देखो कैसे करेंगे, इसे सॉल्व बताता हूँ। ये डी बाई डी टी साइन है ना, तो साइन को बस कॉस बना दीजिए, ये कॉस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे कर देना है। और फिर आपको ये जो है ना, ये जो ओमेगा टी प्लस फाई, अगेन इसका डी बाई डी टी करना है, ओमेगा टी प्लस फाई, इसका अगेन डी बाई डी टी करना है। फिर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, सब मैथ्स है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। देखो जिन बच्चों को मैथ्स थोड़ा दिक्कत हो रहा है, यहाँ डिफ्रेंसिएशन में दिक्कत हो रहा है, वो चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं एक फॉर्मूला लर्न करने का एक तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी टी ओमेगा टी प्लस डी बाई डी टी ये फाई, ठीक है। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ये देखो ये ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो ये तो बाहर आ जाएगा ओमेगा, और यहाँ पे बचेगा ये डी वाई डी टी टी, और ये तो कांस्टेंट है, ये तो फाई क्या है, ये तो एंगल है ना, ये तो एक वैल्यू है, ये तो एंगल है आपका, तो ये तो वेरिएबल, ये तो एंगल है आपका, तो इसका जो डी वाई डी टी होगा भाई टी वेरिएबल, यहाँ पे टी होना चाहिए था, यहाँ पे टी तो है नहीं, जैसे यहाँ पे टी वेरिएबल था, ये टी है, तो यहाँ पे भी टी वेरिएबल था, तो इसे मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे टी है नहीं, तो ये तो जीरो होगा, ठीक है, इसे कंसिडर करने की जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू तो जीरो गई काम से। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और ये डी बाई डी टी टी ये 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा ए ओमेगा, ओमेगा को मैंने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। तो इक्वेशन आपको मिल गई, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन ये हो जाती है आपकी v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो डिस्प्लेसमेंट है टाइम की इक्वेशन तो ये है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, लेकिन वेलोसिटी के लिए जो इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो देखो मैंने इसे ऐसे अंडरलाइन कर दिया है, तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए वेलोसिटी की इक्वेशन। अब इसी से मैं क्या बनाने वाला हूं, कौन सी वाली इक्वेशन बनाने वाला हूं, इसी से मैं एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन बनाने वाला हूं, ठीक है। अब देखो अगेन हमें क्या करना है, इसका डी बाई डी टी कर देना है, इसका फिर डी बाई डी टी कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्सेलरेशन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये ए तो कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो ये डी बाई डी टी इसका कीजिए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो फाइनली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा ए ओमेगा। अब जैसे बच्चों, जैसे यहाँ पे जब मैंने साइन का डी बाई डी टी किया था तो कॉस बना था, तो जब हम कॉस का डी बाई डी टी करते हैं ना, ये कॉस ये एंगल है, इसका डी बाई डी टी करें तो माइनस साइन बनता है, क्या बनता है, माइनस भी आता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो मैंने माइनस यहाँ पे पुट कर दिया, माइनस इधर पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे साइन आएगा, कॉस साइन बन जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा। अब बस माइनस भी आया था तो माइनस मैंने इधर पुट कर दिया, फिर अगेन इसका भी डी बाई डी टी करेंगे, ठीक है। डी चेन रूल लग रहा है यहाँ पे, डी बाई डी टी ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जैसे यहाँ पे किया था डी बाई डी टी ओमेगा टी प्लस फाइव किया था, तो सेम टू सेम जैसे इसे आगे सॉल्व किया था, आगे सॉल्व किया था, तो यहाँ पे क्या आया था, ये ओमेगा ही तो आया था, इसकी वैल्यू क्या आई थी, ओमेगा ही तो मिली थी आपको। फिर इस ओमेगा को, ये जो ओमेगा था, इस ओमेगा को मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है, इस ऐसे लिख दिया था। तो वैसे जब मैं इसे सॉल्व करूंगा ना, तो यहाँ पे भी ओमेगा ही मुझे मिलेगा, तो ये ओमेगा को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ए, एक ओमेगा तो ये है ही, और यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे से भी ओमेगा मिलेगा, तो ये ओमेगा भी यहाँ आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है आपकी। दिस इज एम्पलीट्यूड माइनस ए, एम्पलीट्यूड है ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब देखो एक और चीज बताता हूं यहाँ पे, ये भी इक्वेशन है, इसे भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन बताने वाला हूं, ये जैसे आपका एक्सेलरेशन है ना, ये आपका एक्सेलरेशन है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो जैसे मैंने यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा, और ये आपका क्या है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे लिख दिया, ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है ना। तो देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या था, एक्स था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या था, एक्स था, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या आ गया, एक्स आ गया। तो ये भी आपकी इक्वेशन होती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स भी होता है, ठीक है। अब देखो इससे एक और चीज मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे यहीं पे बता देता हूं। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन की एक क्वेश्चन हो गई ना। देखो स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बताई थी आपको, ये चीज बताई थी, इसे प्रूफ करेंगे। ये ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम बताया था, यहाँ पे बताया था ना, बस इसी को प्रूफ करेंगे। देखो
जैसे आपका फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आपका मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, इतना तो पता ही है ना कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो देखिए फोर्स इज इक्वल टू मास लिखा, एक्सेलरेशन कितना है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अभी जो फोर्स है ना, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स भी होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, यहां पे नहीं बताया था स्टार्टिंग में, ये फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, ये इसी लॉ को तो ये फॉलो करता है एसएचएम, इसी फोर्स के, ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है आपका। तो यहाँ पे माइनस के एक्स लिखा, एम ये चलो माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आ गया, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस साइन तो आपका कट जाएगा, एक्स से एक्स भी कट जाएगा आपका, तो फाइनली ये क्या आ गया, के अपॉन एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट के बाय एम। ये भी प्रूफ करना था, ये भी प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना कॉपी में लिखिए, ये ओमेगा अंडर रूट के बाय एम, ये ओमेगा स्क्वायर को भी के बाय एम बोला जाता है, ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, इसे भी कॉपी में लिखिए, इसे भी लिखिए, वेलोसिटी की इक्वेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है आपकी, डिस्प्लेसमेंट टाइम में रिलेशन है, ये वेलोसिटी टाइम में रिलेशन है, ये आपका एक्सेलरेशन टाइम में रिलेशन है। यहां पे देखो ये एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है, मान लो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको गिवन है तो आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पे जैसे मैंने यहां पे एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन बनाया ना, तो यहां पे वेलोसिटी टाइम में तो रिलेशन है हमारे पास, लेकिन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास रिलेशन नहीं है। तो मैं इस इक्वेशन को अभी मैं पीछे लिख रहा हूं, तब इसके लिए रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। देखिए जो वेलोसिटी और टाइम में जो रिलेशन था वो था आपका ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव था, यही था ना, देखिए ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तो वेलोसिटी या टाइम में रिलेशन था। अब हम बनाएंगे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। देखो कैसे बनाया जाएगा, इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो बताता हूं आपको। जैसे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, इतना पता है। बस इसी फॉर्मूले को हम यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, ए ओमेगा। अब ये जो कॉस है ना, जैसे कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ, तो उसी तरीके से इसे मान लो थोड़ी देख ले थीटा समझ लीजिए, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी का मैंने यहां पे यूज किया है। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ए ओमेगा हो गया आपका। अब फाइनली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 माइनस लिखा, ये साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिखा और इसका होल स्क्वायर कर दिया। जैसे आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, वही मैंने यहाँ पे कर रखा है। ये साइन स्क्वायर ये एंगल था, तो ये साइन एंगल यहाँ ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, ये ओ ओमेगा 1 माइनस, देखो बच्चों अभी हमने जस्ट पीछे एक चीज प्रूफ की थी, स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 बताया था। यही बताया था ना। तो आपका साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन, बच्चों ये सिर्फ थ्योरी है, क्वेश्चंस देखना इतने इजीली सॉल्व हो जाएंगे, पहले इस थ्योरी को तो देखिए। तो साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या हो गया, एक्स अपॉन ए हो गया। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस 5 है ना, तो इसकी जगह में क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए आ जाएगा, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा, ये 1 माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, इतना समझ में आ रहा है। तो v इज इक्वल टू हो गया आपका ए ओमेगा, ये ए स्क्वायर यहाँ एलसीएम आ जाएगा, ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा, ये ए स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो ए यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए से ए कट गया, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है, इसे भी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मान लो अगर डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, वेलोसिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आसानी से आप निकाल सकते हो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ये तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड आपको गिवन है, ये भी कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट अगर आपको दे रखा है पार्टिकल का, तो आप वेलोसिटी उसकी कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जितना देखो ये टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन डिराइव करने को आती है आपके पास, ठीक है, एग्जाम में डिराइव करने को आती है, तो इस तरीके से भी आप डिराइव कर सकते हो, इसे इस तरीके से भी डिराइव कर सकते हो इस क्वेश्चन को। और ये फेजर डायग्राम से भी मैंने डिराइव करवाई थी आपको, ठीक है, ऐसे फेजर डायग्राम से भी डिराइव करा सकते हो आप इस मेथड से। यहाँ पे t इक्वल टू 0 लिया था, ये t लिया था, इस तरीके से भी आप a साइन ओमेगा t प्लस 5 से डिराइव कर सकते हो, इस तरीके से भी डिराइव कर सकते हो, ये a कॉस ओमेगा t प्लस 5।
फिर मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी कि पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, ठीक है। फिर एक और चीज बताई थी कि टी इज इक्वल टू जीरो कहां पे लेना है, जहां पे टी मीन पोजीशन में टी इज इक्वल टू जीरो ले रहे हो तो फाई को जीरो लेना है। और अगर मीन पोजीशन से थोड़ा आगे अगर आप टी इज इक्वल टू जीरो ले रहे हो तो फाई को भी कंसिडर करना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है तो आप इस वाले इक्वेशन को यूज करोगे, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। और अगर एक्सट्रीम पोजीशन में अगर आपने टी इजिकल टू जीरो ले रखा है तो ये फाइव जीरो हो जाएगा। और एक्सट्रीम पोजीशन से आगे अगर आपने टी इजिकल टू जीरो ले रखा है तो इनिशियल फेज भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद, ठीक है।